Alright, let's begin with the class inshallah. Objective inshallah रहेगा कि we are going to cover explanation of unit 2D along with its past papers. अच्छा, क्योंकि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें हैं अलबत्ता जो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, बट सवालात के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, उससे हमारे लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो कुछ बातें मैं पहले करता हूँ, फिर सवालात भी इंशाल्लाह आपके सामने कवर करता रहूंगा। देखिए, दो किस्म की प्रोपोर्शनैलिटी होती है। वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस। तो आसान भाषा में वी कैन राइट व्हेन एक्स इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, एंड सिमिलरली व्हेन एक्स डिक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। If two variables are inverse directly proportional, this means they दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, और अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। ये होता है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब वही है तब्दीली। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े, और एक के कम होने पे दूसरा भी कम हो। और इनवर्स वेरिएशन का मतलब है एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे इसको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है भाई? कि when one variable increases the other decreases। तो x इंक्रीज पे y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x के डिक्रीज होने पे y इंक्रीज हो रहा है। ये बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को लगाने के बाद मैं दोनों वेरिएबल्स को सेम लेवल पर रखूंगा। मतलब अगर y मैंने ऊपर रखा है तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज लिखा हुआ होगा, अच्छा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होगा या सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा होगा, तो सिर्फ प्रोपोर्शनल का मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली लिखने के लिए, इनवर्सली बताने के लिए वो इनवर्सली का लफ्ज मेंशन करेगा। बट अगर सिर्फ कह रहा है वन वेरिएबल इज प्रोपोर्शनल टू अदर वेरिएबल, तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी का लफ्ज का मतलब होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का लफ्ज लिखने पर एग्जामिनर बाउंड है, बट डायरेक्टली लिखने पर एग्जामिनर बाउंड नहीं है। अच्छा, अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दे विल बी एट द सेम लेवल, मतलब दोनों न्यूमरेटर में होंगे, पहला भी और दूसरा भी। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक न्यूमरेटर में होगा तो दूसरा डिनोमिनेटर में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से लेकर स्टार्ट लेते हैं तो आपको आपको पता चलेगा कि किस तरह से सवालात आते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x+2। अब यहां से आपको पता चल रहा है, अच्छा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x नहीं लिखा हुआ, x+2 लिखा हुआ है। इसका मतलब x+2 जब एज अ होल बढ़ेगा तो y कम होगा, और x+2 एज अ होल कम होगा तो y बढ़ेगा। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x+2 से। अब करने का तरीका क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये वाला, तो y और फिर आगे प्रोपोर्शनल, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x+2। अब मैंने यहाँ 1 करके क्यों लिखा है x+2 को? क्योंकि यहाँ लफ्ज इनवर्सली लिखा हुआ था। अगर यहाँ लफ्ज डायरेक्टली होता तो ये x+2 ऊपर लिखा जाता। इफ इट वुड हैव बीन रिटन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिर्फ इतना लिखा होता y इज प्रोपोर्शनल टू x+2, इसका मतलब y प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और फिर x+2 को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। लेकिन इनवर्सली में क्या करते हैं, साइन तो प्रोपोर्शनैलिटी का यही रहता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनवर्सली हो। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इफ द टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये चीज जो है वो ऊपर लिखी जाती है। इस तरह से लिखता है मैं उसको, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x+2। बट इनवर्सली में क्या करूंगा कि अगर y ऊपर की तरफ है तो x+2 को नीचे की तरफ लिखना है। जब नीचे की तरफ x+2 आएगा तो ऊपर क्या आएगा, फिर ऊपर 1 आएगा, तो इसलिए 1 करके लिखते हैं। सही है, तो ये एक फर्क हो गया। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x+2, ये पहली चीज आपने लिख ली। अच्छा, उसके बाद जो है
आगे कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड अ कांस्टेंट के। अब ये बात हमेशा याद रखें, वेन एवर द प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिमूव्ड, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई जाएगी, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू के आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा तो इक्वल्स टू के आएगा, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। अगर इन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होगा तो इक्वल्स टू के आएगा। अच्छा सर, ये इक्वल्स टू के कहाँ आएगा? के जो है वो न्यूमरेटर में आएगा या डिनोमिनेटर में आएगा? तो बेटा इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू लाएंगे और के को भी न्यूमरेटर में लिखेंगे। चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो मैंने कहा y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्लस टू। क्या हुआ भाई? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो इक्वल्स टू के आ गया, और के हमेशा ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में ही आएगा, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, अब होता यह है कि के निकालने के लिए मुझे कोई एक पेयर दिया हुआ होता है, जिसमें एक्स और वाई का एक पेयर दिया हुआ होता है। एक्स भी मेरे पास होता है, वाई भी होता है, तो के निकल जाता है। कोई एक पेयर गिवन होगा, एक पेयर का मतलब है एक्स की इस वैल्यू पे वाई की ये वैल्यू है। वो अगर एक कंप्लीट पेयर मुझे दिया हुआ है तो उस कंप्लीट पेयर को इस्तेमाल करके मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी अगर आप देखें तो पार्ट नंबर ए में उसने मुझे कोई पेयर नहीं दिया, इसीलिए उसने मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि मैं वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस करूं। अगर वो पेयर देता तो वो एक्सपेक्ट करता कि मैं के की वैल्यू को इनपुट करूंगा और के की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद में एक्सप्रेशन दूंगा फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। यूजुअली ये भी पूछता है, अगर एक पेयर दे देता तो फिर मुझे पूछता राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। बट यहाँ पर उसने मुझे कहा राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड अ कांस्टेंट के। एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड अ कांस्टेंट के का मतलब वाई को सब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए। ये हमने यूनिट 2A 2B 2C में प्रैक्टिस की है, यूनिट 2A में ही हमने सब्जेक्ट मेकिंग सीखी थी। तो वी हैव नीड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x एंड अ कांस्टेंट के। तो इसका मतलब y को सब्जेक्ट होना चाहिए और y को होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड अ कांस्टेंट के। आप देख सकते हैं कि y एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ x एंड p, दोनों है हमें नजर आ रहे हैं। तो पार्ट नंबर ए की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई और पार्ट नंबर ए का यही हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, यही हमारा पार्ट नंबर ए का आंसर होगा। ओके, दिस इज पार्ट नंबर ए। अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी की, तो पार्ट नंबर बी क्या है भाई? पार्ट नंबर बी में कह रहा है इट इज गिवन दैट y इज 4 व्हेन x इज 3। अब एक पेयर दे दिया। अब देखिए वन पेयर इज गिवन, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वन पेयर इज गिवन। तो जब भी आपके सामने वन पेयर दिया हुआ हो तो आप फौरन समझ जाएं कि उस एक पेयर को इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड द कांस्टेंट के। फाइंड के। ये पेयर क्यों दिया हुआ है? ताकि मैं के निकाल सकूं, ये उसूल है। वेन एवर वन पेयर इज गिवन वी आर एबल टू फाइंड द कांस्टेंट के। तो अब पहले तो मैं के निकालूंगा सबसे पहले, फिर जब के निकल जाएगा तो मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी मेरे पास एक्सप्रेशन है y इन टर्म्स ऑफ k एंड x। फिर जब k की वैल्यू निकल जाएगी तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। और फिर अगर y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा तो ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें y रखा जाए तो x आ जाए और x रखा जाए तो y आ जाए। when we have y in terms of x, when we have an equation in which y is the subject or x is the subject, then if we input one of the variables we can find the other one. तो सबसे पहले मुझे k की वैल्यू निकालनी है, उसी लिए उसने मुझे पेयर दिया। कह रहा है when y is 4 x is y is 4 when x is 3, तो y की जगह 4 रखें। k निकालने के लिए k ही रहेगा, x की जगह पे आप रख देंगे 3। 3 + 2, x + 2 था, 3 + 2 हो गया। 3 + 2 होता है 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 सा 20। 5 4 सा 20 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 20। k इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, ये के 20 जो है आपका फाइनल आंसर नहीं है। के की वैल्यू आने के बाद आपके पास इक्वेशन जो है वो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्लस टू था, तो y हो गया 20 अपॉन एक्स प्लस टू।
20/x+2। अब आपके पास ये y और x को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन आ गया। अब x दिया जाएगा तो y निकल सकता है, और y दिया जाएगा तो x निकल सकता है, क्योंकि ये पेपर 1 का सवाल होता है, ओ लेवल्स में विदाउट कैलकुलेटर होता है। तो आईजीसीएसई में भी विदाउट कैलकुलेटर वर्किंग करने को लिखी हुई होती है, तो हम इसको विदाउट कैलकुलेटर ही करेंगे। 20/x+2, x की जगह लिख देंगे 8 और +2 हो गया। तो 20/8+2 विच इज 20/10, एंड 20/10 विल गिव यू 2। तो y का आपका आंसर आ गया 2। सही है जी। तो यहाँ वैल्यू ऑफ y इज 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम आंसर्स भी देखें तो पहले पार्ट के अंदर आप देखें y=k/x+2 आंसर था, और दूसरे पार्ट का आंसर है y=2। तो ये हमने पास्ट पेपर का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। उसके थ्रू हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का भी जिक्र कर लिया कि कैसे प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। मुझे एक्नॉलेज करें कि क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं सारी बातें क्लियर हैं। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम शुरू से जो बातें डिस्कस कर रहे हैं आप लोग की चीजें मिस हो रही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ टाइम पर आए, क्लास को लेट मत ज्वाइन करें, टाइम पर ज्वाइन करें क्लास। क्योंकि जो शुरू से साथ है उनको समझ आ जाएगा, जो बाद में आएंगे उनको प्रॉब्लम होगी। सही है। नोट भी कर लें, लिख भी लें। एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने? डन एंड क्लियर लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने लिख भी लिया है अभी। सही है। जल्दी से इसको लिख लें तो मुझे बता दें, फिर वी आर मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। सवालात करते हैं मजीद, तो सवालात के थ्रू काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 है। y is inversely proportional to x-3। Write down an expression for y in terms of x and a constant k. It is given that y is 6 when x is 5। Find y when x is 11। तो दोनों सवाल एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आप जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो जाएगा। सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो लिख रहा है y वेरीज इनवर्सली एस पी। y वेरीज इनवर्सली एज p। y और x की जगह पे v और p है। इनवर्सली का लफ्ज लिखा हुआ है तो आप समझ गए। v वेरीज है या प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो इसका मतलब इन y v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाला। और क्योंकि इनवर्सली का लफ्ज लिखा हुआ है लिहाजा p नहीं होगा, 1/p होगा। अगर सिर्फ लिखा होता y वेरीज एज p, या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या y इज प्रोपोर्शनल टू p, तो हम p को ऊपर लिखते। बट यहाँ क्योंकि इनवर्सली का लफ्ज लिखा हुआ है लिहाजा 1/p लिखा। फिर अगर आप देखें तो आपको when p is 3 v is 1, वन कंप्लीट पेयर आपको दे दिया। जो वेरिएबल्स हैं वो हैं v एंड p, और आपको एक कंप्लीट पेयर दे दिया गया। जब आपको वन कंप्लीट पेयर दे दिया गया, तो ये कंप्लीट पेयर का क्या पर्पस है? ये कंप्लीट पेयर जो है वो आपको कांस्टेंट के देगा। तो पहले तो आप कांस्टेंट के लेकर आए। तो ये बात आपको बताई गई थी कि व्हेन द प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिमूव्ड, तो इक्वल्स टू के आ जाता है। और चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, के हमेशा न्यूमरेटर में आता है। लिहाजा यहाँ पर हमारा आ गया v इज इक्वल्स टू k/p। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल्स टू के आ गया, और के हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। अब जो एक कंप्लीट पेयर आपको नजर आ रहा है, जो कि टेबल में भी दिया हुआ है, कह रहा है कंप्लीट द टेबल।
तो कंप्लीट द टेबल में एक पेयर मुकम्मल नजर आ रहा है और ये लिखा हुआ भी है, व्हेन P इज 3 V इज 1। तो P की जगह 3 और V की जगह 1 रख के K निकाल, 1 इज इक्वल टू K अपॉन P, और P की जगह आ जाएगा 3। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास जो K की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3। वैल्यू ऑफ K इज 3, K इक्वल्स 3। तो V इक्वल्स K अपॉन P, और जब आपने V और P की वैल्यू लिखी है तो आपके पास K की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब आपको टेबल कंप्लीट करना है तो आपको टेबल कंप्लीट करने में लिखा हुआ है कि व्हेन P इज 5 व्हाट इज V, एंड व्हेन V इज 9 व्हाट इज P। तो बेसिकली एक कंप्लीट पेयर इसलिए दिया जाता है ताकि आप K निकाल लें, और जैसे ही K निकल गया आपका इक्वेशन अब V इक्वल्स टू K अपॉन P से V इक्वल्स टू 3 अपॉन P हो गया। और जब आपके पास इक्वेशन मुकम्मल हो जाए, इक्वेशन आपका 3 अपॉन P हो गया, सही है। जब आपका इक्वेशन मुकम्मल हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास एक चीज दी हुई होगी, आप दूसरी निकाल सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी तो आप दूसरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर V दे दिया जाए तो आप P निकाल सकते हैं, और P दे दिया जाए तो आप V निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को देखें तो आपके सामने जो टेबल कंप्लीट करने का हुक्म दिया गया पार्ट नंबर ए में, तो वो कह रहा था V इन टर्म्स ऑफ P निकाले, तो ये पार्ट ए है बेसिकली। यहाँ आपका पार्ट ए का आंसर लॉक हो गया, ये आप लॉक कर देंगे। वी इन टर्म्स ऑफ पी का मतलब है के नहीं होना चाहिए, देखिए वी इन टर्म्स ऑफ के एंड पी नहीं बोला, वी इन टर्म्स ऑफ पी बोला। इसका मतलब वो के नहीं चाहता, वो चाहता है के की वैल्यू आप दे दें। तो के की वैल्यू के लिए एक पेयर होना चाहिए था, तो एक पेयर उसने मुझे दे दिया था, तो उसके थ्रू मैंने के निकाल लिया। के निकालने के बाद के को वापस रखेंगे, v इक्वल टू के अपॉन पी में के को वापस रखेंगे, तो फिर हमारे पास v इन टर्म्स ऑफ p आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट बी में वो कह रहा था टेबल को कंप्लीट करें। तो टेबल कंप्लीट करने का मतलब है कि भाई एक वेरिएबल दिया है दूसरा निकालना है। तो व्हेन v इज p, सॉरी व्हेन p इज 5 व्हाट इज v, तो रखते हैं p निकालते हैं। तो 3 और p की जगह आप रख दें 5, तो 3 अपॉन 5 हो जाएगा। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हैं या इसको डेसिमल में करना चाहते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, कोई मसला नहीं। बहरहाल टेबल कंप्लीट करना था। एग्जाम में जब टेबल आपके दिया हुआ होगा तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3/5, 3/5 लिख दें, या अगर आप इसको डेसिमल में देते हैं 0.6 तो 0.6 लिख दें, दोनों सही, कोई मसला नहीं। सही है, तो ये आपका एक हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको कहा जाता है कि भाई यही इक्वेशन है v इक्वल्स 3/p और v 9 है। तो अगर v 9 दिया हुआ है तो फिर p क्या होगा, तब अब रखें, ऊपर वाले इक्वेशन में रखें। 3/5 को 0.6 भी कह सकते हैं। अब v इक्वल्स 3/p में आप v की जगह 9 रख दें और 3/p हो जाएगा ये। तो v इक्वल्स 3/p, तो 9 इक्वल्स 3/p हो गया। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, p वहां जाएगा 9 नीचे आएगा, p और 9 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्वैप कर दें बेसिकली, p क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां चला गया, और ये है भी, अच्छा ये p की वैल्यू है, तो आपके पास 3/9 हो जाएगा। p और 9 स्वैप हो जाएंगे, और 3/9 का मतलब होता है 1/3, सिंप्लीफाई होकर। तो यहाँ आपका टेबल मुकम्मल हो गया। यहाँ पर आपने कह दिया कि भाई 1/3। तो आपको p दिया, जब इक्वेशन मिल जाता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाए तो आप दूसरे की निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है p की वैल्यू 1/3 आ गई। अच्छा, ये 1/3 को आप डेसिमल में करेंगे तो 0.3333333 आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, तो इसको फिर हमें डेसिमल में करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि 3/5 दे दें, वो बेहतर है क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं डेसिमल में देने की, तो आप फ्रैक्शन में दे दें। और मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको तो फिर हमें डेसिमल में देना है 3SF में या फिर मिक्स्ड में देना है। इम्प्रॉपर को डेसिमल में देना है या फिर मिक्स्ड में देना है, और प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू हमारी आएगी दैट इज 1/3। सही है, p की वैल्यू 1/3 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। टेबल हमारा मुकम्मल हो गया, उसके साथ क्वेश्चन 3 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 1 करने के बाद क्वेश्चन 2 एग्जैक्टली सेम था, बस थोड़ा सा x+2 की जगह x-3 लिखा हुआ था, बाकी वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज है। अब सेम पैटर्न का सवाल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया।
जिससे आपके कॉन्सेप्ट में मजीद निखार आ गया। जी जनाब, बात समझ आ रही है? यहाँ तक एक्नॉलेज करें, डन एंड क्लियर नोट भी कर लें और मुझे एक्नॉलेज भी कर दें कि क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। डन एंड क्लियर लिखेंगे तो वील मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शामिल हो जाता है। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मुराद वर्ड प्रॉब्लम टाइप की शक्ल दे देता है। अब उसमें बच्चे बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं कि यार ये कैसा सवाल आ गया, इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया। तो देखें, ये बात आप समझ लें कि वर्ड प्रॉब्लम से आपने घबराना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, पूरी कहानी, जो भी पूरी कहानी होती है उसमें बेसिकली बॉटम लाइन यही होती है कि जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो आप जो है उसमें आपको सही से उसको पढ़ना है और उसमें से जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज एफ न्यूटन्स। अब नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ दो वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ी सी वो कहानी बयान कर रहा होता है। आपने उसकी उस कहानी से कोई आपको खास लेना देना नहीं होता। बस आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ऊपर वाले सवाल में क्वेश्चन 3 में पी और वी थे। अब पी क्या है, वी क्या है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ उसने बता दिया कि भाई एक वेरिएबल एफ है और एफ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। और आगे कह रहा है दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज डी सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, फोर्स न्यूटन्स में है। तो कह रहा है जितनी, आपको पता है ना, मैग्नेट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, एकदम से मैग्नेट्स चिपक जाते हैं। और अगर मैग्नेट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो, मैग्नेट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स कम हो जाती है। तो ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर द फोर्स, लेसर द डिस्टेंस ग्रेटर द फोर्स। तो ये एक मैकेनिज्म मैग्नेट्स का हमें पता है। तो उसने वही बात इसने अल्फाजों में बयान कर दी। बस अब दो वेरिएबल्स होंगे, एक होगा एफ और एक होगा डी। एफ न्यूटन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कह रहा है वो, डी सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस है बिटवीन द मैग्नेट्स। लेकिन आगे क्या कहता है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बस यही एक वाहिद चीज है जो मेरे काम की है, मेरे काम की ये बात है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बस मुझे तो यही चीज काम की लग रही है, बाकी तो खाली कहानी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए पार्ट नंबर ए में, ये पार्ट नंबर ए नहीं,
पार्ट नंबर ए तो भी शुरू करते हैं। तो हमने कह दिया फोर्स यानी कि एफ, दिस फोर्स है और फोर्स को वो एफ कह चुका है, तो अब आप एफ लिखेंगे। और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको पता है वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, डी नहीं लिखेंगे बल्कि डी स्क्वायर लिखेंगे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डी नहीं लिखेंगे बल्कि डी स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जिसको डी कह रहा है, तो फोर्स को एफ कह रहा है, डिस्टेंस को डी कह रहा है। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स की जहां बात आएगी वहां एफ का सिंबल यूज होगा, और जहां डिस्टेंस की बात आएगी वहां स्मॉल डी यूज होगा। और जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है फोर्स यानी कि एफ और डी स्क्वायर के दरमियान, और इनवर्सली है इसका मतलब एफ अगर ऊपर लिखा गया है तो डी स्क्वायर 1 अपॉन करके नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप तो आप वैसे ही जानते हैं कि जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है फॉरन से इक्वल्स टू के आ जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू के, तो एफ इज इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर। सही है, ये जो पूरी 2 लाइनें लिखी हुई थी ये यही बताने के लिए थी। पार्ट ए में कह रहा है व्हेन द मैग्नेट्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स इज 10 न्यूटन्स, व्हाट इज द फोर्स व्हेन दिस डिस्टेंस इज डबल्ड। अब देखिए ये जो एक मैकेनिज्म है ना, ये इस तरह के सवालात थोड़े से आपने सोचने होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल में क्या होता है, आपको एक पेयर गिवन होता है और उस पेयर को इस्तेमाल करके आप के निकाल लेते हैं। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज you have been given a pair of values of f and d, and using those pair of values you can find the value of d, and once you have found the value of d then you get an equation connecting two variables. If you give the value of one variable, if you substitute the value of one variable, you will get the value of other variable। एक वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। नॉर्मल सा सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इस चीज को पहले आपने समझना है कि कैसे इस तरह के सवाल डील होते हैं। तो अब इसको डील करने का ना एक तो है थोड़ा सा लंबा मेथड, और एक मेथड है बहुत शॉर्टकट। तो मैं चाहता ये हूं कि आप अल्टीमेटली शॉर्टकट वाला मेथड सीखें, लेकिन अगर कोई बंदा लॉन्ग मेथड के थ्रू भी करता है तो वो कैसे करेगा, तो मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल किस तरह से डील होते हैं इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये नहीं है कि हर अगला सवाल आपको इस कैटेगरी का मिलेगा। नॉर्मल सवाल जो है ना वो उसी पैटर्न के होते हैं जो हमने अभी शुरू के पहले 2-3 सवाल देखे। क्वेश्चन 1 और 2 तो सेम पैटर्न के थे, 3 में भी वही बात थी, बस अलग अंदाज था पूछने का। क्वेश्चन 4 जैसे सवाल आपको कम मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल अगर आप देखें तकरीबन सवाल वही डायरेक्ट पैटर्न के होते हैं, ठीक है, सारे तकरीबन उसी पैटर्न के नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप सवाल है। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम की कहानी तो मैंने आपके सामने रख दी कि वर्ड प्रॉब्लम से तो नहीं घबराना आपने, असल तो एफ और डी का क्या रिलेशनशिप है यही बताया है पहली 2 लाइनों में। लेकिन पार्ट ए में वो क्या कह रहा है, when the magnets are at a certain distance apart। अब वो डिस्टेंस नहीं दी, वरना तो होता ना डिस्टेंस दे दे, लेकिन वो कह रहा है जब सर्टेन डिस्टेंस है तो फोर्स 10 है, तो मतलब पूरा पेयर नहीं दे रहा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स 10 न्यूटन है। व्हाट इज द फोर्स व्हेन दिस डिस्टेंस इज डबल, तो वो जो डिस्टेंस पहले दी हुई थी अगर वो डबल हो जाती है तो क्या होगा। तो पहले इसका एक लंबा तरीका होगा, एक शॉर्टकट तरीका होगा, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने बयान करता हूँ, आप सुनिएगा, सही है। अब पार्ट ए में आपके सामने करवा रहा हूँ थोड़े से लॉन्ग रूट के थ्रू, 2 मेथड्स के थ्रू उसको कर सकते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 थोड़ा सा लॉन्ग है, और मेथड 2 जो है वो शॉर्टकट है। अल्टीमेट मुझे आपको शॉर्टकट सिखाना है, बट मैं लॉन्ग के थ्रू जा रहा हूँ। अब आपने कहा व्हेन द मैग्नेट्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स इज 10 न्यूटन। अब वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है, वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मिसाल ले लेता हूँ, उस सर्टेन डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं ना, जो चीज हमें नहीं पता होती मैथ्स के अंदर उसको हम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई when the distance was x, when d equals x, the f equals 10, then what is the force when this distance is double। तो अब ये डिस्टेंस अगर डबल हो जाए, मतलब x की जगह 2x हो जाए, तो अब बताओ फोर्स क्या है। दरअसल दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क।
मैंने इसको अल्फाजों में वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व करके कह दिया। जब डिस्टेंस एक्स है तो फोर्स 10 है, नहीं पता ना। व्हेन द मैग्नेट्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, वो सर्टेन डिस्टेंस से क्या मुराद है भाई? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, डिस्टेंस क्या देना चाहते हो? तो नहीं देना चाह रहा ना वो, तो नहीं देना चाह रहा तो सर्टेन डिस्टेंस का लफ्ज लिख रहा है। तो सर्टेन डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं कि व्हेन द सर्टेन डिस्टेंस इज एक्स द फोर्स इज 10। व्हाट इज द फोर्स व्हेन व्हेन दिस डिस्टेंस इज डबल? तो वो डिस्टेंस जिसको एक्स लिया हुआ था वो डबल हो जाती है, डबल हो गई मतलब 2x हो गई। तो अब फोर्स क्या है? तो इसका मतलब यहाँ जो पेयर आपके सामने है d इक्वल्स एक्स एंड f इक्वल्स टू 10, उसमें एक अननोन है और एक नोन है। तो इसी को इस्तेमाल करके k निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करें भाई, k निकालने के लिए कंप्लीट पेयर होता है ना। अब यहाँ पेयर कंप्लीट नहीं है तो क्या हुआ, पार्शियली तो गिवन है आपके सामने, d इक्वल्स टू एक्स, f इक्वल्स टू 10 तो है। तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए x निकाल d इक्वल्स एक्स एंड f इक्वल्स टू 10 इस्तेमाल करते हुए आप k निकाल लेते। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। f 10 है इक्वल्स टू k अपॉन डी स्क्वायर, और d कितना है भाई, x। अब d इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा ना, तो यहाँ से k इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा ना, तो आपका k आ जाएगा 10x²। ये आपका k हो गया। क्या करें आप, डिस्टेंस नहीं पता थी, इसको x माना हुआ है, तो k भी इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा। अच्छा अब आपसे कहता है जब डिस्टेंस 2x है तो f बताओ। अच्छा अब आपका इक्वेशन क्या है भाई, f इक्वल्स k अपॉन डी स्क्वायर। k की जगह आप क्या लिखेंगे, 10x² लिखेंगे। k की जगह आप 10x² लिखेंगे, k तो आ गया, k तो फिक्स ही रहेगा। अपॉन डी स्क्वायर है। अब डी हमारा डी नहीं रहा, अब डी हमारा एक्स नहीं रहा बल्कि 2x हो गया, 2x² हो गया। देखिए मैंने क्या किया, देखिएगा, ये हमारा इक्वेशन था, f 10 और डी एक्स, तो x² हो गया, तो k हमारा 10x² आ गया, k एक 10x² आ गया। अब इस k की जगह पे मैं 10x² रख रहा हूँ, d जो है वो अगले उसमें x की जगह 2x हो गया, तो d की जगह 2x रख रहा हूँ। तो d पे जैसे स्क्वायर था वैसे 2x पे स्क्वायर हो। अब मुझे f निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो f आ रहा है दैट इज 10x² अपॉन 4x²। मेथड नंबर 1 थोड़ा सा लंबा है बट है आसान, बहुत आसान। कि भाई नॉर्मल तरीका फॉलो किया, पहले के निकाल लिया, और के निकालने के बाद हमने एफ निकाल लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कैंसलेशन हो रही हैं, आपका x² कैंसल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से आपके पास f आ रहा है 5/2, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो या तो आप इसको मिक्स में देंगे या आपको डेसिमल में देंगे, तो 2 होल 1/2 कह सकते हैं, या इसको आप 2.5 कह सकते हैं। तो आपका जो यहाँ से आंसर आया दैट इज 2.5। तो f इक्वल्स 2.5 न्यूटन। f तो था ही न्यूटन में, तो f की वैल्यू देनी थी, आपने कह दिया द वैल्यू ऑफ f इज 2.5। तो पार्ट नंबर ए में व्हेन द मैग्नेट्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स इज 10 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड? व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स इज नाउ 2.5 न्यूटन। फोर्स इज 2.5 न्यूटन, सही है। तो एफ की वैल्यू जो आ गई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एफ न्यूटन्स, तो आप खाली एफ की वैल्यू भी लिखेंगे तो इसका मतलब आगे न्यूटन्स खुद ही लगा हुआ है, सही है। तो एफ इक्वस 2.5, या न्यूटन लिखना भी चाहते हैं तो लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। एफ इक्वस टू, बाकी यूजुअली ऐसा होता है वर्किंग स्पेस में न्यूटन लिखा हुआ होता है, आपको वैल्यू फिट इन करनी होती है। तो आपके पास जो एफ की वैल्यू आ गई दैट इज 2.5। सही है। मेथड नंबर 1 मुझे बताएं, सबको समझ आ रहा है मेथड नंबर 1 कैसे किया मैंने? अच्छा अब अगर मेथड 2 की हम बात करें, तो मेथड 2 जैसे कि मैंने आपसे कहा शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट तो है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है, सही है, कॉन्सेप्चुअली आपने सोचना है। अब मेथड 2 शॉर्टकट है, मतलब इसमें आपको के वगैरह निकालना नहीं पड़ता, लेकिन सोचना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। तो आप देखें कि आप इतना सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। अगर आप ज्यादा नहीं सोच सकते, मतलब आपको लगता है नहीं यार इतना कौन सोचेगा, तो फिर आप मेथड नंबर 1 के थ्रू कर लें। लॉन्ग है बट आसान है बहुत। शॉर्टकट में ये होता है कि आपको सोचना पड़ता है। सोचना क्या पड़ता है,
कि एज यू नो दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट यू नो दैट व्हेन एफ विल इंक्रीज डी स्क्वायर विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब डी आपका बढ़ेगा तो एफ आपका कम होगा, ये आपको बात पता है। अच्छा, डी स्क्वायर बेसिकली, डी स्क्वायर जब बढ़ेगा तो एफ आपका कम होगा, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर के बढ़ने पर एफ की वैल्यू कम होगी। अब डी जो है डबल हो गया। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा वेरिएबल डिवाइड होगा। सोचना पड़ेगा ना, इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो यहाँ पर जो डी है, डी वो डबल हो गया है। डी डबल हो गया, इसका मतलब डी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो डी के मल्टीप्लाई होने पे एफ क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन डिवाइड भी 2 से नहीं होगा, 2 के स्क्वायर से होगा। ये मैं कैसे कर रहा हूं डिसाइड, ये जरा सोच। एक्स डी जो है वो एक्स से 2x हो गया। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि डी जो है डबल हो गया। डी डबल हो गया मतलब जो भी डी की वैल्यू थी वो डी से 2d हो गई ना, या एक्स से 2x कह लें या डी से 2d कह लें, एक ही बात है। तो ओरिजिनल वैल्यू थी डी, डबल हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई। अच्छा, अब डी और एफ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डी अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो एफ डिवाइड होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो आपको पता है यूजुअली अगर नंबर 1 से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ती है और डिवाइड करने से वैल्यू कम होती है। तो अगर डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो एफ भी मल्टीप्लाई होता। बट यहाँ पर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा आपको कि वन 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 वेरिएबल इज बीइंग मल्टीप्लाइड, द अदर विल बी डिवाइडेड। तो मल्टीप्लाई है तो दूसरा डिवाइड होगा। अच्छा, फिर आप देखेंगे एफ और डी में जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट एफ और डी का नहीं है, बल्कि कनेक्शन में एफ और डी स्क्वायर है। तो अगर डी डबल होता है, डी डबल होता है तो एफ डबल नहीं होगा बल्कि डबल पे भी स्क्वायर लगेगा। मतलब वैसे तो डबल नहीं होगा, कम होगा। डी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि डी में जो चेंज आएगा तो एफ डी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, एफ डी स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो भी चेंज डी में आएगा उस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो दो चीजें होंगी, एक तो क्योंकि डी स्क्वायर है तो डी का जो चेंज है 2 उसका स्क्वायर किया जाएगा, और दूसरा क्योंकि इनवर्सली है तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगी। दो चीजें देखनी, एक डायरेक्टली इनवर्सली ये देखना है, और दूसरा ये देखना है कि भाई खाली एफ और डी का कनेक्शन है या एफ और डी स्क्वायर का। तो क्योंकि डी स्क्वायर का है या डी क्यूब का अगर होता तो फिर मुझे 2 का क्यूब करना पड़ता। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया फॉर एफ बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और क्योंकि कनेक्शन में एफ और डी नहीं है बल्कि एफ और डी स्क्वायर है, लिहाजा जो भी डी में चेंज आया उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज एफ में आएगा, और वो इनवर्स चेंज आएगा, मतलब ऑपोजिट चेंज आएगा। एक चीज बढ़ने का चेंज आया तो यहाँ कम होने का चेंज आएगा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हुआ इनवर्सली की वजह से, और यहाँ डी में 2 का चेंज था, यहाँ 2 स्क्वायर का चेंज है, क्योंकि एफ का जो भी चेंज होता है वो डी स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के साथ नहीं। तो जो डी का चेंज है उसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं व्हेन डी इज मल्टीप्लाई बाय 2 एफ विल बी डिवाइडेड बाय 4। एफ विल बी डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर का मतलब है एफ विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो एफ पता था 10 है, 4 से आपने उसको डिवाइड किया, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2.5। जो न्यू वैल्यू एफ आपसे पूछी गई थी दैट वुड बी 2.5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आपका दोनों तरीके से सेम है, बस मेथड 2 में आपको सोचना है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाली डायरेक्टली होता तो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, डिवाइड पे डिवाइड। इनवर्सली है तो मल्टीप्लाई पे डिवाइड और डिवाइड पे मल्टीप्लाई। और एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज ये देखेंगे जो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसमें स्क्वायर है या क्यूब है या स्क्वायर रूट है या कोई इस तरह की चीज है या नहीं। यहाँ क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है लिहाजा जो भी डी का चेंज होगा उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा।
तो स्क्वायर करने वाली चीज अलग है, मल्टीप्लाई का डिवाइड डिवाइड बनाने वाली चीज डायरेक्ट या इनवर्स के हिसाब से होती है। डायरेक्ट होता तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, डिवाइड पे डिवाइड, और इनवर्सली है तो मल्टीप्लाई पे डिवाइड और डिवाइड पे मल्टीप्लाई। और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये दो चीजें नोट कर सकते हैं तो बस शॉर्टकट आपके लिए बहुत आसान होगा, आप शॉर्टकट को अपना के काम कर सकते हैं। मेरा काम है भाई दोनों चीजें आपको बताना, ताकि आपके लिए चीजें आसान और मुश्किल ना रहे, आपको आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए, कोई चीज मुश्किल ना रहे, और आप बेहतर जज करने की पोजीशन में हो कि आपके लिए कौन सा मेथड बेहतर है। अब आप समझते नहीं भाई इतना नहीं मेरा दिमाग चलेगा, तो फिर आप आसानी के लिए मेथड नंबर 1 को फॉलो कर लें। बट अगर आप समझते नहीं भाई ये तो बहुत आसान है मेथड 2, मुझे इतना लंबी करने की क्या जरूरत है, तो फिर मेथड 2 को फॉलो कर लें। मैंने आपको अलबत्ता दोनों समझा दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके कदमों में आ जाए इंशाल्लाह। तो मुझे एक्नॉलेज करें कि क्या पार्ट नंबर A4 का सबको क्लियर है और आपने लिख भी लिया है। डन एंड क्लियर लिखेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। किसी का यहाँ पर कोई सवाल होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। ऑलराइट, सो पार्ट नंबर ए इज क्लियर। पार्ट नंबर बी के अगर हम फोकस करें, लेट्स लुक एट पार्ट नंबर बी। व्हेन द मैग्नेट्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स इज 2 न्यूटन। अब ये देखें, नहीं, बी पार्ट नंबर 1, राइट डाउन अ फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एंड अ कांस्टेंट के। तो वो तो हम पहले ही लिख चुके थे, ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारा हम पहले ही लिख चुके थे। ये बी पार्ट 1 में हमसे अलग से पूछा गया है। अब ये सेम पैटर्न का सवाल है जैसा कि हमने किया है, एज इट इज। दिस इज बी पार्ट नंबर 1, फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एन अ कांस्टेंट के। तो ये हम पहले ही लिख चुके थे, बल्कि मेथड नंबर 1 तो हमने किया इसी के बेसिस पर था, लेकिन इसने पूछा मुझसे बाद में। इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि बच्चा जो है मेथड 2 के थ्रू पार्ट नंबर ए कर ले, और फिर ये जो इक्वेशन लिखने वाली चीज है ये बेशक पार्ट नंबर बी के अंदर करे। भारत हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम इसको पार्ट ए में भी कर सकते थे। तो राइट डाउन फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एन अ कांस्टेंट के, वो हो चुका है। और पार्ट नंबर 2 में वो मुझसे कह रहा है व्हेन द मैग्नेट्स आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स इज 2 न्यूटन। तो जब मैग्नेट 3 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब जब डिस्टेंस जो है मैग्नेट्स के दरमियान 3 है, तो फोर्स 2 है। अब आपको पता है 1 पेयर इज गिवन, अभी नॉर्मल सवाल है। व्हेन 1 पेयर इज गिवन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो 2 इज इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर। डी 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया,
3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। k इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18, k इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। और once we have found the value of k, तो उसके बाद जो है हमारा इक्वेशन मुकम्मल हो गया। f इक्वल्स टू के अपॉन डी स्क्वायर है, इसका मतलब 18 अपॉन डी स्क्वायर हो गया। ना आगे क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब है डिस्टेंस 5 है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में ये होता है कि वो f फाइंड f व्हेन d इज 5 नहीं करके दे रहा, वो कह रहा है फाइंड द फोर्स। फोर्स हमें पता है f है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट हमें पता है कि सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, लिहाजा वैल्यू ऑफ डी दी हुई। तो बेसिकली ये अंग्रेजी में बयान करके दरअसल ही इज गिविंग मी डी, दैट व्हेन डी इज 5 फाइंड द फोर्स मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ये मुझे कहना चाह रहा है। तो मैं एफ निकालना चाहता हूँ, तो एफ निकालने के लिए डी 5 है, तो 18 अपॉन 5 स्क्वायर हो गया, विच इज 18 अपॉन 25। तो डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल में कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये पेपर 1 का ही सवाल है, लिहाजा आपका आंसर जो एफ का आएगा दैट इज 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 25 सॉरी। सही है, तो यही आप आंसर छोड़ दें, इसमें आपको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। दिस विल बी योर फाइनल। देखिए यहाँ 3 के पार्ट बी में 3/5 1/3 फ्रैक्शन में लिखा हुआ था। पार्ट नंबर ए का आंसर हमारा 2.5 न्यूटन आया। वैल्यू ऑफ एफ जो है, अगर मैं वैल्यू ऑफ एफ दे रहा हूँ तो 2.5 कह दूंगा, और अगर मैं लिख रहा हूँ फोर्स, तो फोर्स में फिर मैं पूरा लिख दूंगा 2.5 न्यूटन। लेकिन मैंने आपको कहा ना ये इतना बड़ा मसला यहाँ पर बनता है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में वर्किंग स्पेस में यूनिट लिखा हुआ होता है, उसका टेंशन नहीं है। तो बी के पार्ट 1 में अगर हम कहें एफ डी स्क्वायर इक्वल्स के, अच्छा वो कह रहा है फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एन अ कांस्टेंट के, इसमें इस बात से ये नहीं पता चल रहा कि सब्जेक्ट किससे बनाना है, बस कह रहा है फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ डी एन अ कांस्टेंट के। तो फिर मसला नहीं है, हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब अगर कोई डी को डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो कह देगा के इक्वल एफ डी स्क्वायर, या एफ को सब्जेक्ट बना दिया, या डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के अपॉन एफ कह दिया। सारी फॉर्म एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा किससे सब्जेक्ट बनाना है, उसने कहा राइट डाउन अ फॉर्मूला कनेक्टिंग दीज थ्री। तो हमने ये जो आंसर दिया दिस इज परफेक्टली फाइन, एफ इक्वल्स के अपॉन बी स्क्वायर, जो उसने दिया है वो भी सही है। और पार्ट नंबर 2 का आंसर उसने दिया है 0.72 न्यूटन, बट क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, हम 18/25 दे दें। अगर वो कहता डेसिमल में करने का तो फिर रिक्वायरमेंट होती, तो फिर हमें करना पड़ता, और हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना तो आता ही है। 25 जो है डिवीजन के साइन के बाद नीचे वाला जो लिखा हुआ नंबर होता है बाहर आता है, 18 ऊपर आता है। अब 18 छोटा है चूंकि, तो मैं 0 लगाऊंगा तो ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा। 25 1 25, 25 2 3 4 5 6 7, 25 7 आपके पास आ जाएगा 175। आपने माइनस किया, आपके पास 5 आ गया। अब आप जब एक जीरो लेंगे ऊपर कुछ नहीं लेंगे, 25 2 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। लिहाजा आपका आंसर आ जाएगा 0.72। तो अगर आपको डेसिमल में करने का कहा जाता है तो फिर आप डेसिमल में करने की टेंशन लें और 0.72 दें। बट अगर डेसिमल में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर सिर्फ 18/25 आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। If something is specified by the examiner, you will follow that. If nothing is specified, then you can give in any particular form. समझ रहे हैं? यस। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 भी हो गया, और ये बिल्कुल नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी, जैसा कि हम पहले भी करते रहे। बस याद ये रखना था कि यहाँ पर डेसिमल में देना जरूरी नहीं जो पीछे आंसर में दिया हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं, लिखा होता तो भी जरूरी होता। जी, क्लियर हो गई बात? नोट भी कर लिया? क्वेश्चन 4 मुकम्मल हो गई। तो एक एक नॉर्मल आपको मैंने डायरेक्ट इनवर्स में डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशंस में आपको मैंने डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने जो है वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल भी रख दिया कि भाई क्या किस तरह से होता है क्वेश्चन 4 में। फिर मैंने आपको अगर स्पेसिफिकली कहा सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स 10 है, डबल होने पे क्या होता है, तो वो भी एक चीज आपके सामने रख दी।
शॉर्टकट, लॉन्ग लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों रख दिया। अब एक चीज और मजीद है जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, जो मुझे आपको बतानी है। सही है? तो हम एक और चीज क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह सवालात जो आपके सामने पास पेपर्स के होंगे वो सेम पैटर्न के आपको नजर आ रहे होंगे। आपको बस प्रैक्टिस करके उनको हल करना होगा इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। y इज इनवर्सली सॉरी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर डायरेक्टली का लफ्ज ना भी लिखा हुआ हो, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा हुआ हो, तो इसका भी ये मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इट इज नोन दैट y इक्वल्स 10 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। फिर यहाँ फिर वही रिक्वायरमेंट है, y इज 10 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज हाफ। अब क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने यहाँ भी दोनों मेथड्स रख देता हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले आपने लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, का मतलब है कि एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा। सही है? डायरेक्टली में ऊपर लिखा जाता है, इनवर्सली में 1 अपॉन करके लिखा जाता है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ डायरेक्टली का लफ्ज नहीं भी होता, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा होता, तो भी यही बात होती। मैंने आपको ये बात मेंशन कर दी कि कुछ ना लिखा हो तो डायरेक्टली है, और अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा हो मतलब डायरेक्टली का लफ्ज ना हो तो डायरेक्टली है। इनवर्सली का लफ्ज लिखा होगा तो इनवर्सली है, वरना नहीं। अच्छा, अब क्या करें? अगला स्टेप आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल्स टू के आ जाता है। के हमेशा ऊपर ही आता है, तो वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर हो गया। अब वो कह रहा है, वहां पर डबल की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ हाफ की रिक्वायरमेंट है। इट इज नोन दैट वाई इक्वल्स 10 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज हाफ। तो अब एक मेथड हो जाएगा लॉन्ग और एक मेथड हो जाएगा शॉर्ट। तो मैं आपके सामने, जैसे कि मैंने कहा कि इसके भी मैं दोनों मेथड्स करवाता हूँ, उसमें डबलिंग हो रही थी, इसमें हाफ हो रहा है। अब लॉन्ग के मुताबिक आप देखें कि जब आपकी एक्स की एक वैल्यू थी, अच्छा वहां डिस्टेंस थी तो डी को मैंने एक्स कहा था, यहाँ है ही एक्स, तो एक्स ही रहने देते हैं। तो जब एक्स, एक्स जो है वो एक्स है, एक्स को एक्स ही रहने दें, तो उस वक्त आपकी आपकी जो वाई की वैल्यू है दैट इज 10। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज हाफ। अब जो एक्स की वैल्यू है ना वो हाफ एक्स हो गई, हाफ एक्स हो गई, हाफ हो गई ना, हाफ एक्स हो गई। तो पहले एक्स की वैल्यू एक्स थी तो वाई 10 था, अब एक्स की वैल्यू हाफ एक्स हो गई है, तो वाई क्या हो गया ये बताओ, ये पूछा इसने हमसे। तो लॉन्ग मेथड के थ्रू मैंने आपके सामने पहले भी ये रखा कि आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप पुट इन करें। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में k निकालेंगे, राइट? तो y की जगह पे आप रखेंगे 10, k आपको पता नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह आप रखेंगे एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि x की वैल्यू x ही थी, तो x की जगह x रहने दिया हमने, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारे पास k आ गया इन टर्म्स ऑफ x, 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। k निकालना है, x इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू 10 से k निकाल दिया, 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब k आ गया तो अब जो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, उसमें वापस रख दें। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में, अच्छा अब जरा सुने, y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर है, k की जगह आप रखेंगे 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे आप रखेंगे हाफ एक्स, और उसका आप करेंगे स्क्वायर। इस चीज को जरा समझ लें, प्रोसेस क्या है। पहले प्रोसेस ये है कि x इक्वल्स फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x y इज 10। तो x इक्वल्स x पे y 10 है, एक पेयर दिया हुआ है, बट ये पेयर उसके मुताबिक तो उसने दे दिया, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता। तो इसका मतलब इसी पेयर को इस्तेमाल करके मजबूरन k निकालना पड़ेगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ, जो कि इन वैल्यू फॉर्म नहीं आएगा बल्कि एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही आएगा। तो मैंने जब इसको पुट इन किया इस वाले के अंदर, तो k की वैल्यू आ गई 10 अपॉन एक्स। अब जब x की वैल्यू मुझे पता है हाफ एक्स हो चुकी है, तो मैं x की जगह ये जो एक्स स्क्वायर, जिसपे एक्स स्क्वायर स्क्वायर हुआ है, उस x की जगह हाफ एक्स डालूंगा। अच्छा, अगर आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन लग रही हो कि भाई नहीं एक्स पे एक्स लेने में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, हो सकती है, वैसे मैं आपको बताऊं, एक्स पे एक्स लेने पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसका एक काम करते हैं, हम बदल देते हैं इसको, एक्स इक्वल्स टू ए कर देते हैं और हाफ ए कर देते हैं। लेट्स डू इट, इससे ज्यादा सही रहता है, क्योंकि
सेम वेरिएबल होता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होती है, उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। अलग कर लेना। जब डिस्टेंस थी तो डिस्टेंस में तो एक्स ले लिया था, अब एक्स की जगह आप कुछ एक्स को कुछ और मान लें। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, उस एक्स की वैल्यू को आप ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, आपको एम पसंद है आप एम मान लें, पी क्यू आर है आपको पी पसंद है पी मान लें, आपको एस पसंद है आप एस मान लें। सही है। बस एक्स और वाई के अलावा कुछ और हो, एक्स और वाई ना हो, क्योंकि एक्स और वाई तो इन्वॉल्व ऑलरेडी है ना। एक्स वाई और के, एक्स वाई और के तो एग्जामिनर ने खुद ने इन्वॉल्व किए ना। इसके अलावा कोई होना चाहिए लेटर, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर पसंद है उसको ले लें, बट एक्स वाई और के अलावा हो। सही है, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ when x is a y is 10, तो अब रखें y की जगह रखें 10, k की जगह k ही रहने देंगे और x की जगह पे a ले लें, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास k आ जाएगा 10/a²। सही है, ये ज्यादा बेहतर है रादर देन कि आप एक्स की टर्म्स में काम करें। मैं तो कर लूंगा लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आपको क्या नसीहत हो गई कि भाई अगर वेरिएबल डी था तो उसमें तो हमने एक्स ले लिया था, बट यहाँ पर क्योंकि है ही एक्स, तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू को एक्स मत माने, कुछ और मान ले। बस ऐसा कुछ माने जो ऑलरेडी जो वेरिएबल एग्जामिनर ने इन्वॉल्व ना किया हो। व्हेन एक्स इज ए वाई इज 10, व्हेन एक्स इज हाफ ए व्हाट इज वाई। तो एक्स अगर ए है वाई 10 है तो आप रखें इसको ओरिजिनल इक्वेशन में, वाई इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, वाई की जगह 10, के की जगह के, एक्स की जगह पे ए, तो के ए स्क्वायर इक्वल्स 10 और के इक्वल्स 10/a²। के आ गया। अच्छा आपका इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर था, तो के की जगह आप रखेंगे 10/a², और एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह आप अब रखेंगे हाफ ए, हाफ ए, और फिर उसका कर देंगे आप स्क्वायर। तो 10/a, अल्टीमेट इक्वेशन तो ये है ना। तो y की जगह पे y रहेगा क्योंकि वो तो निकालना है, k की जगह पे 10/a² जो हमने ऊपर निकाला है, और x की वैल्यू क्योंकि हाफ एक्स हो चुकी, हाफ ए हो चुकी है, तो हाफ ए और होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप वर्किंग कर लें तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 10/a², और हाफ ए पे होल स्क्वायर आपने किया तो ये हो जाएगा a²/4। यहाँ से अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, और 10/4 हो जाएगा 2.5, 10/4 5/2 हो जाएगा, 2 होल 1/2 या फिर 2.5। तो आप 2 होल 1/2 ले लें, 2.5 ले लें, एक ही बात है। तो पूछा किया गया था फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 10, व्हेन दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज हाफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई इक्वल्स 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पहला पार्ट इस वक्त हम देख रहे हैं, 5 का पार्ट नंबर ए, और ये मेथड नंबर 1 से देखें जो कि लॉन्ग मेथड। अच्छा मेथड 2 क्या होता है वो भी देख लें। मेथड 2 भी देख लें। मेथड 2 में कह रहा है y is directly proportional to x square. It is known that y is 10 for a particular value of x. Find the value of y when x is halved. x is halved. तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, x वैल्यू थी और x हाफ हो गया। हाफ हो गया मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो गया, वहां डबल हो रहा था तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था। अगर आप देखें ऊपर सवाल में डिस्टेंस डबल हो रही थी मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही थी, और यहाँ x हाफ हो रहा है मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। अच्छा फिर आप देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आपने कहा कि भाई y और एक्स स्क्वायर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन y x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर के साथ। तो जो भी चेंज x में आ रहा है उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज y में आएगा। तो दो चीजें देखनी होती हैं, एक ये देखनी होती है डायरेक्टली है या इनवर्सली। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली है तो डिवाइड पे डिवाइड और मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई। जो ऊपर सवाल किया था उसमें इनवर्सली था, तो मल्टीप्लाई पे डिवाइड और डिवाइड पे मल्टीप्लाई। एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा मल्टीप्लाई होगा, और डायरेक्टली में क्या है कि एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा भी डिवाइड होगा, एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज ये देखते हैं कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है। डायरेक्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली है तो डिवाइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, और इनवर्सली है तो डिवाइड पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई पे डिवाइड। तो एक चीज ये देखते हैं डायरेक्टली है या इनवर्सली है।
और दूसरी चीज देखते हैं कि सिर्फ एक्स है, एक्स और वाई है, या वाई और एक्स स्क्वायर है, क्या सीन है। तो यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो भी चेंज एक्स में आएगा, जो भी चेंज एक्स में आएगा, उस एक्स एक्स में चेंज आएगा तो उस चेंज का स्क्वायर होगा तो वाई का चेंज आएगा, है ना। वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो जो भी चेंज इस एक्स में आना है उस पे स्क्वायर लगेगा तो वाई का चेंज आएगा। तो नंबर वन डायरेक्टली इनवर्स देखना है, नंबर टू देखना है स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टी डिवाइडेड, तो सबसे पहली चीज डायरेक्टली है, लिहाजा डिवाइड पे डिवाइड होगा। डायरेक्टली की वजह से मैंने ये देख लिया कि वाई भी डिवाइड ही होना है। दूसरी चीज देखी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, लिहाजा चेंज जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स डिवाइडेड बाई टू है, वाई डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या थी, 10 थी, और डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर का मतलब डिवाइडेड बाई 4 हो गई। लिहाजा मेरा आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ गया 2.5। तो जो मुझे वाई का आंसर देना था दैट वुड बी 2.5। तो मेथड टू जो कि शॉर्टकट है, उसमें मुझे के नहीं निकालना पड़ता, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। और दो चीजें मेनली देखनी होती हैं, डायरेक्ट है इनवर्स वाली चीज देखनी होती है। डायरेक्ट है तो डिवाइड का डिवाइड, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। इनवर्स है तो डिवाइड पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे डिवाइड। एक चीज ये देखनी होती है। और दूसरी चीज देखनी होती है कि खाली एक्स लिखा हुआ है या स्क्वायर लिखा हुआ है या क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। जैसे ये क्यूब होता, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ होता, तो फिर जो टू है उसका क्यूब करके टू क्यूब लिखता मैं यहाँ पर, यहाँ टू के बजाय टू स्क्वायर के बजाय टू क्यूब लिखता, फिर वाई डिवाइडेड बाई 8 हो जाता। इसी तरह लेट सपोज ये स्क्वायर ना होता, स्क्वायर रूट होता, और यहाँ लिखा होता एक्स इज डिवाइडेड बाई 4, लेट सपोज, या टू भी लिखा होता। तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट लिखा होता, स्क्वायर रूट, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो फिर टू को स्क्वायर रूट करके वाई आता। तो ये वहां टू है, एक्स डिवाइड बाई टू हो रहा है, डायरेक्टली की वजह से डिवाइड पे डिवाइड ही आएगा। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, लिहाजा एक्स अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो वाई जो है स्क्वायर रूट ऑफ टू से डिवाइड होगा। अब यहाँ जाहिर सी बात है 10 को जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ टू से डिवाइड करूंगा तो सही आंसर मुझे विदाउट ऑर्डर निकालना नहीं आएगा, लेकिन मैं तो मिसाल दे रहा था ना। फिर सवाल लेट सपोज ये हो गया कि ये डिवाइड बाई 4 हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। तो वाई अगर एक्स डिवाइड बाई 4 हो रहा है तो वाई डिवाइड बाई 2 हो रहा होगा। तो नंबर ही ऐसा दिया होगा कि आप आराम से डील कर सकेंगे। बस बॉटम लाइन समझ ले, डायरेक्टली में इनवर्सली में एक चीज देखनी है कि डिवाइड, डायरेक्टली में डिवाइड पे डिवाइड, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, और इनवर्सली में ऑपोजिट है, डिवाइड पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे डिवाइड। और दूसरी चीज देखनी है कि स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, स्क्वायर रूट है, क्या है। सही है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत वाज़ेह समझा दिया पार्ट ए। ये 5 पार्ट ए समझ आ रहा है आप लोगों को। पार्ट ए मुझे बता दें सबको क्लियर हो गया है। सही है, आपने यकीनन नोट भी कर लिया है। डन डन लिख दें, डन इफ यू हैव कॉपीड इट एज वेल। लिख रहे हैं शायद बाकी, क्योंकि बाकी सबने डन नहीं लिखा। लिखने के बाद डन लिख दें सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड।
चलिए ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज रिटन डाउन। पार्ट नंबर बी की जाने पढ़ते, पार्ट नंबर बी पे पढ़ते हैं। हाँ, मैंने कहा ना पार्ट बी में थोड़ा सा डिफरेंट चीज आपको सिखाऊंगी। अच्छा, पहले पार्ट बी को करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं थोड़ा सा। दो किस्म के देखें, एक तो इस तरह का सवाल होता है जिसके अंदर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इन्वॉल्व करना होता है, और एक चीज ऐसी होती है जिसमें आपको ना डायरेक्ट करना होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मार्केट गए, मैं एक एग्जांपल से बात शुरू करता हूँ। एंड यू आर बाइंग पेन्स, लेट्स सपोज नंबर ऑफ पेन्स एंड प्राइस, डॉलर कितने पे करने। इफ यू हैव बॉट 5 पेन्स, you have to pay $10. So if you are going to purchase 20 pens, how much will you have to pay? You will write X, है ना। इस तरह के सवाल आते हैं ना आपसे, कभी कभार सवाल आ जाता है। करेंसी के सवाल होते हैं कि भाई अगर $5, $5 दे के मुझे 8 यूरोज मिलते हैं, तो $20 दे के मुझे कितने यूरोज मिलेंगे, या 50 यूरोज कितने डॉलर बनेंगे, है ना। करेंसी कन्वर्जन में, तो करेंसी कन्वर्जन में भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितने ज्यादा डॉलर होंगे उतने ज्यादा यूरो आएंगे। जितने ज्यादा डॉलर दूंगा उतने ज्यादा यूरो बनेंगे, और जितने ज्यादा यूरो होंगे उतने डॉलर होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं लेना, इक्वल्स टू के नहीं लेना, ये वाले सवाल, इस तरह के सवाल में इक्वल्स टू के और ये सब चीजें नहीं है। एक तो वो अलग कैटेगरी है जो अब तक हम देख रहे थे। अब इस कैटेगरी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अगर मैं कहूँ भाई नंबर ऑफ पेन्स बॉट एंड द टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आप बोलेंगे हाँ। प्राइस क्या है, नंबर ऑफ पेन्स एंड प्राइस, प्राइस या टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे इन डॉलर्स, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस। द हायर द पेन्स वी विल बाय, द मोर डॉलर्स वी विल हैव टू पे, राइट। ये एक मिसाल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, इसमें इक्वल टू के नहीं है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, बट उसको डील करने का तरीका उस तरह से नहीं। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स को डील करते हैं ना, तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आप याद रखें, वी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब अगर 5 पेन्स देकर 5 पेन्स $10 में लिए हैं, तो 20 पेन्स कितने डॉलर में होंगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो मैनुअली भी हम माइंड से भी कर सकते हैं, बट अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्टली आंसर लेना चाहते हैं, तो हम एक यूनिटरी अप्रोच, इसको यूनिटरी अप्रोच कहा जाता है। या तो सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालने भाई, 5 पेन्स $10 की हैं, तो एक पेन कितने की हुई। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 5 पेन्स $10 है, तो 1 पेन आपकी $2 की हो जाएगी। अब 20 पेन्स हैं, तो एक पेन अगर $2 की है, तो 20 पेन्स कितने की हो जाएंगी। तो आप कहेंगे $2 मल्टीप्लाई बाय 20, $40। एक्स का आंसर आ जाएगा 40। या तो इतना सोच लें कि 5 पेन्स $10 से एक पेन का निकाल लें। जैसे डॉलर और यूरो वाले के अंदर भी इतने डॉलर इतने यूरो बन रहे हैं, तो $1 का निकाल लें, या $1 का निकाल लें, डिपेंडिंग क्या पूछा है आपसे। ये भी कर सकते हैं। या अगर नंबर ऑफ डॉलर्स दिए होते हैं और नंबर ऑफ पेन्स मांगी होती हैं, तो आप $1 में कितनी पेन्स आ रही हैं ये निकाल लें। बट इसमें फिर सोचना पड़ेगा कि एक पेन कितने डॉलर में आ रही है ये निकालना है, या $1 में कितनी पेन्स आ रही है ये निकालना है। तो अगर आप ये भी नहीं सोचना चाहते, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाली अप्रोच फॉलो करें। नंबर ऑफ पेन्स के नीचे नंबर ऑफ पेन्स लिखें, डॉलर के नीचे डॉलर लिखें। पेन्स 5 हैं, डॉलर 10 है, पेन्स 20 हो गई, भाई कितने डॉलर है नहीं पता, एक्स लिख दिया, एंड देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200। तो 5x इक्वल्स 200 है, x इक्वल्स 200/5। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 5 4 20, और 0 एज इट इज आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई 40। x डॉलर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो 20 पेन्स की कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी $40। ये आपका $40 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर स्पेस में आप $40 लिख देंगे, डॉलर का सिंबल बना हुआ होगा तो सिर्फ 40 लिख देंगे। अब एक इस तरह की मिसाल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की मिसाल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इनवर्सली जब प्रोपोर्शनल होता है, जब दो वेरिएबल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होती है।
क्या मतलब, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है, 7 men कैन पेंट अ ब्रिज इन 15 days। तो अब एक चीज है मैन, नंबर ऑफ मैन, एंड एक है नंबर ऑफ डेज टेकन। अब आपके घर में पेंट हो रहा है, राइट? अब आपको घर में पेंट कराना है, आपने 3 मजदूर बुला लिए, 3 मजदूर आके आपके घर पे पेंट कर रहे हैं। तो 5 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, ज्यादा दिन, सोचे 6 दिन लग रहे हैं, चल 3 मजदूर है, 6 दिन लग रहे हैं। अब आपने कहा यार 6 दिन तो नहीं है मेरे पास यार, 6 दिन में कैसे इंतजार करूंगा? तो आपने उस जो आपसे डीलिंग कर रहा था, आपने उससे कहा कि भाई मुझे तो जल्दी कराना है काम, 6 दिन तो मैं नहीं कर सकता। वो बोल रहा है भाई मैं आपके पास 3 बंदे भेजूंगा और 6 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। अरे मेरे पास तो 6 दिन है ही नहीं, मुझे तो 3 दिन में करवाना है। वो कहेगा सही है भाई, फिर पैसे ज्यादा लेंगे हम आपसे, लेकिन 3 बंदों के बजाय अब हम आपके घर पे 6 बंदे लगाएंगे। आपको आधा दिन करने हैं ना, तो 3 के बजाय हम डबल दे देते हैं। तब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेंस वर्किंग बढ़े, नंबर ऑफ डेज टेकन कम हो गए। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ पेन्स बॉट बढ़ी तो डॉलर बढ़ गए, नंबर ऑफ पेन्स बॉट कम हुई तो डॉलर कम हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स, इक्वल्स टू के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये वो वाले नेचर ऑफ क्वेश्चंस है ही नहीं। जब वो उस तरह के सवाल ना हो तो फिर क्या होता है कि अगर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इनवर्सली हो तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मतलब, वो कह रहा है 7 men कैन पेंट अ ब्रिज इन 15 days, मैन 7 है और दिन 15 है। और पार्ट 1 में मुझसे कहने लगा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 3 men, कह रहा है मैन 3 हो गए, बताओ कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ बच्चा यूजुअली जब गलती करता है तो वो कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, सोचे पहले कि भाई नंबर ऑफ मैन कम होंगे, मैन जब कम होंगे तो डेज बढ़ेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेरिएबल्स, एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी। अभी 7 बंदे काम करते हैं तो 15 दिन लगते हैं, अगर 3 लोग काम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। कम मैन ज्यादा डेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का उसूल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सामने सामने जो नंबर से मल्टीप्लाई कर, 7 को 15 से, 3 को x से, बस ये याद रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्रॉस मल्टीप्लाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 7 को 15 से, 3 को x, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 105 हो जाएगा आपका। तो x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 3, 35, 35 आ जाएगा, 30 30 30 90 और 105, बिल्कुल सही। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा 35 डेज, 35 डेज। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी वाले सवालात होते हैं, एक तो इक्वल्स टू के वाले सवालात होते हैं जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इक्वल्स टू के आता है। लेकिन जब वो इक्वेशन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वाला नहीं सवाल, तो फिर इस तरह के सवाल जब है तो पहले ये देखें कि क्या जिन वेरिएबल्स की बात हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। डायरेक्टली है तो फिर लिखें उसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लें अननोन की। और अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हैं तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और फिर वैल्यू निकाल लें वेरिएबल, अननोन की वैल्यू निकाल। ये पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो कह रहा है द ब्रिज वॉज पेंटेड इन T days, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द नंबर ऑफ मैन नीडेड टू पेंट द ब्रिज। कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ हमें हमसे हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। वही हम मैन और डेज लिखते हैं। एक फैक्ट तो हमें पता है, 7 लोग हैं 15 दिन में काम करते हैं। देखें जो इन्फॉर्मेशन बी में लिखी हुई है, बी पार्ट में, वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो इन्फॉर्मेशन बी के शुरू में लिखी हुई है वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो 7 लोग 15 दिन लगाते हैं, ये फैक्ट मुझे पता है। पार्ट 1 में कहते हैं 3 मैन कितने दिन लगाते हैं, तो मैंने 3 पे एक्स लिख दिया। कह रहा है द ब्रिज वॉज पेंटेड इन T days, अब मुझे डेज पता चल गए, तो भाई T days लगे, लेकिन टी अननोन है तो मैंने कोई बात नहीं डेज के नीचे टी लिख दिया। हाँ, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द नंबर ऑफ मैन नीडेड टू पेंट द ब्रिज। मैन कितने लगेंगे, मैन कितने लगेंगे, तो मैन मुझे निकालने एक्स। अच्छा, क्योंकि ऊपर मुझे एक आंसर मिलना था तो उसने मुझे कहा था हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब नंबर ऑफ डेज बताओ। यहाँ उसको पता है कि मैं जब डेज खुद ही नहीं दे रहा तो बंदा एक्स
एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, लिहाजा वो उस चीज को मांग तो रहा है, बट वो उसकी वैल्यू नहीं मांग रहा, बल्कि उसका एक्सप्रेशन मांग रहा है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी। तो कोई मसला नहीं, हमें क्या करना है, मैन 7, डेज 15। अगर डेज टी हो गए तो मैन कितने लगेंगे, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैन नीडेड, नंबर ऑफ मैन निकालना है, नंबर ऑफ मैन के नीचे एक्स लिख दिया। अब आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होनी है, एक्स को आपने टी से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। कह रहे राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द नंबर ऑफ मैन नीडेड, मतलब एक्स निकालना है, एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी देना है, मैन इन टर्म्स ऑफ टी देने, तो मैन को एक्स कह दिया, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ टी निकालना है, एक्स आ जाएगा 105 अपॉन टी। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी, द एक्सप्रेशन इज 105 अपॉन टी। आंसर स्पेस में जब आप आंसर लिखेंगे तो वहां आंसर स्पेस में आपका आंसर होगा 105 डिवाइडेड बाई टी, ये आपका आंसर स्पेस में फाइनल आंसर होगा 105 अपॉन टी। उस इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, इन टर्म्स ऑफ टी है, जब कोई चीज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हो, लेटर इन्वॉल्व हो, तो उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द नंबर ऑफ मैन नीडेड टू पेंट द ब्रिज, नीडेड टू पेंट द ब्रिज। यहां से हमारा 5 का बी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो गए। सही है जी। तो ये मैंने आपके सामने बड़ी जबरदस्त मिसालें रख दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस सवाल में था, और डायरेक्टली होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इनवर्सली होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। उसके बाद आप कोई भी सवाल कर लेना, इंशाल्लाह उसी पैटर्न के सवाल आते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं कुछ पुराने सवालात की, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसके बाद आप इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल कर सकते हैं। अब आपको कोई इतना सवाल तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। कोई सवाल तंग करेगा तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, मुझे बता सकते हैं। अब टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, यूनिट 2A 2B 2C का काम आप कंप्लीट करके अपडेट करें, और 2D भी मैंने आपको बता दी है, उसको भी मुकम्मल करें, उसका भी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे क्रिएट हो जाएगा ट्यूसडे तक, उसको भी मुकम्मल करें इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है वेडनेसडे को इंशाल्लाह यूनिट 2 के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। वेडनेसडे को इंशाल्लाह यूनिट 2A 2B 2C 2D का टेस्ट है आपका, इंशाल्लाह पूरे यूनिट 2 का टेस्ट है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। यूनिट 2D के जो मजीद सवाल है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। होपफुली मसले मसाइल हल हो जाएंगे। फिर कोई दिक्कत छोटी मोटी कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी थर्सडे वाली क्लास जो होगी, जो टेस्ट के बाद होगी, उसमें भी इंशाल्लाह कोई मसला हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट इंशाल्लाह टेस्ट में जितना मैंने आपको सिखाया है उसी में से टेस्ट होगा, तो आपको इंशाल्लाह वो सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह वो कर पाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपके मसले मसाइल आ रहे हैं आप सोचें सर ने मसले नहीं करवाए, कैसे सवालों को हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, और मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। सही है भाई, डन एंड क्लियर लिख दें। क्लास को यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं इंशाल्लाह। डन एंड क्लियर की एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो जल्दी से, शाबाश। चलें जी, किसी को हल्की सी भी कोई कंफ्यूजन हो, दोबारा भी सुनना चाहे, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें, असाइनमेंट्स को वक्त पे जमा करवाएं, सबमिट करवाएं रेगुलरली, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका ग्रेड अच्छा आएगा, और फिर आप मुझे हमेशा दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।